हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं आज की क्लास में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जितनी भी शिफ्टों में उसके जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर लेंगे हम। और देखिए, इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, तो प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से है वो, पॉलिटी के क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस क्लास में कर लेंगे। और एक सब्जेक्ट के लिए मैं 2 क्लास रखता हूँ भाई, एक क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो भी मैंने 2 क्लासेस में डिवाइड किए थे, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में, वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो उसकी पहली क्लास आ चुकी है, आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख ले, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई, प्रैक्टिस सेट इसलिए है इसका नाम क्योंकि देखिए हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे साथ लगाएंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, हमारी प्रिपरेशन कैसी है, या कितना और रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए इसका नाम प्रैक्टिस सेट है और हम पीवाईक्यू को ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, इवन आपस में शिफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो पॉलिटी में कुछ चेंज थोड़ी नहीं होगा, जो है आर्टिकल्स वो तो हैं ही, जो पार्ट्स हैं वो हैं, तो वो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यू से ये है कि एग्जामिनर का माइंडसेट पता लग जाता है हमें। ठीक है भाई, तो सभी सब्जेक्ट्स के आने वाली क्लासेस में जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं सभी के कवर करवा दूंगा। और मेरा टारगेट है 5 साल के क्वेश्चंस, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं सभी के क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है भाई, तो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। इससे देखिए आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऑथेंटिक है और 2024 के सीजीएल में पूछे गए हैं। मैंने घर में एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 के हैं। आप इसका जो प्रैक्टिस सेट 1 है आप उसमें देखना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको इजी क्वेश्चन पूछ के और सिर्फ जो आपको अच्छा फील हो, तो मैं ऐसा तो कराने वाला हूँ नहीं भाई। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह का पैटर्न आ रहा है वो करेंगे हम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सिर्फ बस अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पूछे जो इजी इजी हैं, सबको पता है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे और टफ भी होंगे क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है भाई, तो जो बच्चे सीजीएल 2025 दे रहे हैं उनके लिए एक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का, या फिर कोई दूसरा एग्जाम है, सभी के लिए एक क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे उन्हें पता है। और देखिए भाई, क्लास को कंप्लीट देखोगे तभी फ़ायदा होगा। आप इस सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो कीजिए, जो मैंने ये चला रखी है भाई, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की सीरीज़ है। ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए पीवाईक्यू को भी, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें भी पढ़िए। तो ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए अभी ना जो है क्लासेस सभी लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं, तो भाई ये आपका काम है, ये आपकी थोड़ी सी कह सकते हैं गुरु दक्षिणा समझ लो, कि भाई आप शेयर करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकें। बहुत से लोग हैं जो भाई बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते है ना मार्केट से, तो सबकी कंडीशन तो एक जैसी नहीं होती ना। तो कुछ लोग बहुत गरीब भी होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, तो उनके लिए तो काम चलेगा, वो तो इंटरनेट तो चलेगा, यूट्यूब तो देखेंगे, तो उन सभी के लिए ये क्लासेस हैं। बाकी आप पूरा फ़ायदा उठाइए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो 50 क्वेश्चन तक मैंने क्लास 1 में कवर करवा दिए हैं, तो ये हमारी सेकंड क्लास है। पीडीएफ में आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी आए हुए हैं। ठीक है, और उतने ही करवाऊंगा मैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी ये क्लास। तो देख लेते हैं अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का, क्योंकि 50 तक मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल रेमेडी इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिट अवैध हिरासत के मामले में न्यायिक उपाय के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, खुद भी ट्राई करिए भाई, कॉपी पेन लेके बैठिए साथ में। तो जो जुडिशियल रेमेडी है इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन, अगर किसी पर्सन की इलीगल डिटेंशन होती है तो ठीक है, तो उसके लिए रिट जारी कर सकता है कोर्ट। तो वो कौन सी रिट है? तो वो है भाई आपकी हिबियस कॉर्पस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
हीबियस कॉर्पस में क्या होता है कि लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब है सीधा पूछ लेता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये कौन से रेट में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ इश्यूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेन्ड बिफोर अ कोर्ट। तो अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन्ड किया गया है अपनी इच्छा से, तो उसे कोर्ट में पेश करना होगा, तो ये हीबियस कॉर्पस है, ठीक है। तो उसका रिलेटिव पर्सन जिसको इलीगली डिटेन किया है, तो उसके रिलेटिव पर्सन सीधा कोर्ट में जा सकते हैं और इसे रिट इशू कर सकता है कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। हाई कोर्ट जो है करेगा आपका 226 के अंडर, आर्टिकल 226 के अंडर, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं मैं, तो ये है आपका आर्टिकल 32 के अंडर। 5 रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपकी हिबियस कॉर्पस है, सर्टियोररी है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, एंड क्यो वारंटो है, ठीक है। क्यो वारंटो है टू वट द अथॉरिटी ऑफ, तो अगर किसी ऑफिस को जो है कोई पर्सन होल्ड करता है तो उसके लिए है ये, उससे इशू कर सकते हैं कि भाई बताइए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इस ऑफिस को होल्ड करने की, तो वो है क्यो वारंटो। तो टू वट द अथॉरिटी ऑफ, मैंडमस में कमांड दे सकता है, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट इशू कर सकता है भाई नोटिस, मैंडमस जो रिट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रेट्स के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैसे 52 है क्वेश्चन, चलो 52 ही मान लेते हैं क्योंकि 50 तक तो हमने पहली क्लास में कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो ये आपको बताना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए भाई ये क्वेश्चन। तो ये क्या पूछ रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन, प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके प्रोटेक्शन के लिए, तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी है भाई आपकी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A(g) के अंडर दे रखी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इवन नंबर भी याद होना चाहिए, 51A(g), बिल्कुल ऐसे पूछ रहा है एग्जामिनर। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो एक्ट के बारे में पूछ ले तो 1986 में आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ईयर वॉज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड विच मेड एजुकेशन आ फंडामेंटल राइट। तो 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया जिसने शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाया, किस वर्ष पारित किया गया, तो देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एजुकेशन को इंक्लूड किया गया था, ठीक है, उसको एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। तो वो कब हुआ था जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो ये आपको बताना है। और देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करी गई थी इसमें जो है एक एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये कब हुआ था अमेंडमेंट जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो ये ऑप्शन है आपके सामने, तो ये हुआ था 2002 में, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो 86th अमेंडमेंट एडिड आर्टिकल 21A, राइट टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A सब क्लॉज के फॉर पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू दी स्कूल्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस के साथ ही मिलेगी, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये भी जो है पॉइंट्स आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 54 है, अंडर विच आर्टिकल 76, अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बताना है आपको, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का जो मुख्य विधिक सलाहकार किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये आपको बताना है, सलाहकार किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये आपको बताना है। जो चीफ लीगल एडवाइज़र होता है वो कौन होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये आपके ऑप्शन है भाई।
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है अंडर आर्टिकल 76। अगर आपको आर्टिकल 76 के बारे में पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो आपका जो आंसर है वो है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। बाकी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें। और आर्टिकल 76 है, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो इनके ऑफिस से रिलेटेड है, जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है 76 में, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लीगल मैटर्स होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। बाकी आपका एक और है 165। ये इसमें जो है एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल 160 165 है या 166 है, इसमें से एक में है जिसमें एडवोकेट जनरल होता है जो होता है स्टेट के लिए। ठीक है, आर्टिकल एक बार आप देख लेना थोड़ा सा। इसमें मेरे को कन्फ्यूजन है 165 है या 166 है। तो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो ये हमसे पूछ रहा है डीपीएसपी। तो इनमें से कौन सा है डीपीएसपी। और ऑप्शन बी है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन सी है हमारा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, ये आपका डीपीएसपी का है। बाकी ये जो है ए है और बी है, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। बाकी डी और ऑप्शन का देख लेते हैं क्या है। तो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना का विकास करना। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं। देखिए, ऑप्शन ए है जो, ये भी है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं। ऑप्शन जो बी है ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन डी भी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो डीपीएसपी के बारे में पूछा है। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सारी कंठस्थ याद होनी चाहिए। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ये दे रखा है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 एफ के अंडर है ये, बाय दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो ये सेफ गार्ड है, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंडर है। 39 एफ के अंडर है, जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये भी याद रखना है। और जो 42वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें जो है 4 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, डीपीएसपी ऐड करे गए थे 4 आर्टिकल्स। तो वो आपको याद होने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो अगर नहीं है तो गूगल कर लें, देख लें, पिछली क्लास में मैंने कवर कराया है। तो इससे पहले जो क्लास कराई है, क्लास प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है, तो उसे भी देख लें, उसमें करवा रखे हैं मैंने ये चारों। नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गूगल करके आप देखिए और उन्हें लिखे कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों को भी पता चले भाई। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीट देखना है आपको, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एक्स्ट्रा न्यू, और रिवीजन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे दे रखा है अदर्स लिस्टेड आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A। तो जो तीनों दे रखी हैं बाकी के ऑप्शंस ए, बी और डी, ये देखिए आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो कि आती हैं आर्टिकल 51A के अंडर, और पार्ट किसमें, 4A में। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, बस ये एक पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56। द आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है, तो देख लेते हैं क्या है भाई ऑप्शन हमारे। तो सबसे पहले देखते हैं आपका ऑप्शन डी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। नहीं भाई, 243G में नहीं आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सभा, हाँ 243 में हो सकता है भाई, क्योंकि जो क्या नाम है पंचायत है वो 243 के आर्टिकल के अंदर ही आती हैं। पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, हाँ ये भी हो सकता है, बट मेन जो इसका आंसर है वो है आपका पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स।
ठीक है, 243 से लेके और 243 ओ तक यहाँ आपके पंचायत से रिलेटेड हैं ये सारे आर्टिकल्स। तो इसमें पावर्स जो हैं, अथॉरिटी जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायती राज संस्थानों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं वो सब दे रखा है 243 जी में। ठीक है भाई, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, और स्केड्यूल ऐड किया गया था जो है 11th स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। 11th स्केड्यूल जिसे अनुसूची बोलते हैं वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसमें 29 सब्जेक्ट हैं पंचायत के लिए। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। सेकंड 32nd कॉन्स्टिट्यूशन 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें जो है 11th स्केड्यूल ऐड किया गया था जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट हैं, और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत से डील करता है। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। तो ये है हमारा आंसर। बाकी 243 जी एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इट वाज इंसर्टेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपको याद रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगी, बिल्कुल टिकटो इसी जो पीपीटी है इसी की पीडीएफ मिल जाएगी भैया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज डैश लैंग्वेजेस अंडर 8th स्केड्यूल। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची के तहत कितनी भाषाओं को मान्यता देता है, दी गई है या देता है। जो हमारी 8वीं सूची है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, जो लैंग्वेजेस दे रखी हैं, तो ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। तो कितनी भाषाएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखी हैं 8वीं अनुसूची में, तो ये हैं भाई हमारी 22 भाषाएं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा। तो इनिशियली शुरुआती तौर पर 14 लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। नाउ इंक्लूडेड 22 आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट्स। तो अभी जो हैं 22 जो भाषाएं हैं हो गई हैं, लेकिन जो सबसे पहले इनिशियली कितनी थी, 14 भाषाएं थी, 14। तो देखिए कुछ अमेंडमेंट हुए जिसके बाद जो है भाषाएं ऐड की गई। तो जैसे कि बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये ऐड की गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 का। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में तब ये जो भाषाएं हैं ये ऐड करी गई थी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कोंकणी, मणिपुरी, एंड नेपाली, ये ऐड करी गई थी आपकी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और आपकी एक और ऐड करी गई थी, सिंधी है शायद, तो ये ऐड करी गई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बाकी बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, बीडी मास से याद रख सकते हैं आप, BDMS, बीडी मास। ठीक है, ऐसे। बाकी ईयर आप देख लें एक बार कंफर्म करके क्या है ईयर। बाकी ये जो है सिंधी जो थी 21st में थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ऐड की गई थी। ठीक है भैया, आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी एक बार ईयर इनका गूगल करके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, तो ये बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। टू वोट इन इलेक्शन, चलो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है जो है फंडामेंटल ड्यूटी में। ऑप्शन सी देखते हैं, टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो सौहार्द और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा देना, बिल्कुल ये तीनों हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो टू वोट इन इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो नॉट पूछा है, नॉट का ज़रूर ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में भी। ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम होता है और आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करने होते हैं, तो नॉट का ज़रूर ध्यान रखें। कई बार हम नीचे
जब ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि ऊपर नॉट पूछा है, तो हम सीधा ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर जाना है ऑप्शंस को, और ऑप्शंस को भी कंप्लीट पढ़ना पूरे चारों के चारों ऑप्शंस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो टू वोट इन इलेक्शन, ये लीगल राइट नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है ये, तो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर इनिशिएटिव इज फाउंड इन विच कंट्री। तो जन सहभागिता के माध्यम से संविधान में संशोधन की विधि किस देश में पाई जाती है, तो यह आपको बताना है। जो मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो पॉपुलर इनिशिएटिव से जो है होता है। तो ये किस कंट्री में पाया जाता है, कौन सी कंट्री है जो इसे अपनाती है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ट्राई करिए भाई। तो इसका जो आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड अलाउज सिटीजन्स इनिशिएटेड रेफरेंडम। ठीक है, तो जन भागीदारी को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। एंड अमेंडमेंट्स कॉल्ड पॉपुलर इनिशिएटिव, और इन अमेंडमेंट्स को कहते हैं पॉपुलर इनिशिएटिव। दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में नहीं है ये फीचर प्रेजेंट। एंड वेयर अमेंडमेंट अलाउ आर्टिकल 368 ऑफ प्रोसीजर। जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो होते हैं भाई आर्टिकल 368 के अंडर, जो कि है पार्ट 20 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरनर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो मौलिक अधिकार है केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस है। तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये तो भाई सबको ही है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये भी सबके लिए ही होना चाहिए भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ ये हो सकता है सिटीजन्स के लिए, ये जो है फॉरनर्स के लिए क्यों देंगे भाई, कुछ भी बोल के चला जाएगा फिर तो कोई। नेक्स्ट है डी जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो ये तीनों जो है ए बी और सी, ये दोनों के लिए हैं। बाकी फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये सिटीजन्स के लिए है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आर्टिकल 19 राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट असेंबली ईटीसी आर जो है अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। राइट्स अंडर आर्टिकल 14 21 आर अवेलेबल बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है, कि सिटीजन्स के लिए कौन सा है और फॉरनर्स के लिए कौन से राइट्स हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इवन स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य विशेष देखभाल के साथ कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people। तो ये आपको बताना है कि डीपीएसपी के किस आर्टिकल में दे रखा है ये चीज़ें जो बोलिए हैं यहाँ पे। तो ये आप ट्राई करिए भाई इसका जो है आंसर। तो जो आपका आंसर है वो है आर्टिकल 46 में जो डीपीएसपी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 46 is a directive principles of state policy focused on upliftment of SC, ST and other weaker sections. It also ensures their protection from social injustice and exploitation से प्रोटेक्ट करता है। और डीपीएसपीज भाई देखिए, जो डीपीएसपीज होते हैं इसमें क्या है कि स्टेट कोई लॉ बनाता है तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही बनाना होगा उसे, ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, स्टेट को एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता भाई किसी भी सिटीजन के साथ। ठीक है, तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको स्टेट को ध्यान में रखना होता है किसी भी लॉ को बनाते टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपके आर्टिकल्स हैं भाई, ट्राई करिए। तो ये है भाई आपका आंसर आर्टिकल 61
जो है आर्टिकल 61 लेज डाउन अ डिटेल्ड इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो है प्रेसिडेंट का जो डिटेल इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में दे रखा है। रिक्वायरिंग 2/3 मेजोरिटी ऑफ इन बोथ हाउसेस एंड ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट वियोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, स्पेशल मेजोरिटी से होता है जो है इम्पीचमेंट जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर काम करने पर काम पर रोकने पर रोक लगाता है। मतलब कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में काम करने पर रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल है वो, ये आपको बताना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपका जो आंसर है वो है आर्टिकल 24। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आर्टिकल 24 इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3, सॉरी 13 नहीं है, पार्ट 3 है भाई, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सपोर्टेड बाय चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सपोर्टिंग जो है लॉज हैं। बाकी जो फंडामेंटल राइट है ये आपका जो जिसके बारे में बात करी गई है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, हजार्डस और जो थोड़ी जो खतरे वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अलाउड नहीं है। तो आर्टिकल 24। बाकी आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर बेगार से संबंधित है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर लाइक बेगार, इसे जो है प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर को, ठीक है। तो आर्टिकल 23 और राइट टू रिलीजन है इसमें आर्टिकल 25 में, और इसमें मैनेजमेंट दे रखा है, ठीक है। जो रिलीजियस अफेयर्स है डिनोमिनेशंस हैं उन्हें जो है कैसे मैनेज करना है, तो इस आर्टिकल में दे रखा है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 64। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये थी आपकी फातिमा बीबी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फातिमा बीवी जो है, जस्टिस फातिमा बीवी वॉज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। सी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज इन इंडिया एंड लेटर बिकम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये है आर्टिकल 280। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी जो आर्टिकल 280 है, मैंडेट द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल में प्रेसिडेंट जो है एस्टेब्लिश करते हैं फाइनेंस कमीशन को, जो कि अंडर आर्टिकल 280 के अंडर। और इट रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन करता है टैक्स रिवेन्यू का सेंटर और स्टेट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं भाई, क्या होता है बताइए। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल और एज ऑफ 62 ईयर्स। तो दिस टेन्योर इज मैंशनड अंडर आर्टिकल 316 सब क्लॉज 2। मेंबर्स कैन रिजाइन और बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 317। तो एक तो टेन्योर जो दे रखा है इसमें जो है वो है आर्टिकल 316 के सब क्लॉज 2 में। बाकी जो रिजाइन है, जो मेंबर्स रिजाइन और रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर, 317 के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में आपको पता होने चाहिए, उनके मेंबर्स की जो है कितनी एज है अपॉइंटमेंट की, कितने साल तक वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। किसी में रीअपॉइंटमेंट होती है या नहीं होती है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, ये भी ज़रूर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तो खासकर। और जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया और एनजीटी हो गई,
और आपकी फाइनेंस कमीशन हो गया, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, यूपीएससी हो गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन हो गया, अमेंडमेंट हो गया। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको पता होने चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपसे पूछ लिया है कौन सा जो आर्टिकल है, डीपीएसपी के बारे में पूछा है आपसे। तो आपका जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 49। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 49 एक डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, और इट मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो मॉन्यूमेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है जिनकी हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक जो है इम्पोर्टेंस है। तो यही इस जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आर्टिकल 49 ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिस्टम ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की प्रणाली किस देश से ली गई है, ये आपको बताना है भाई। ये आपके ऑप्शन है। तो ये हमने लिया है भाई यूएसए से। जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज अडॉप्टेड इन इंडिया 1950, 1950 में ही हमने अडॉप्ट कर ली थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिपब्लिक। इन द यूएसए इट इज़ कंसिडर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉर्नरस्टोन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने तो भाई काफ़ी पहले ये अडॉप्ट कर ली थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है 1950 में। ठीक है, तो यूएसए आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 69, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू डिस्क्लोज द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। तो निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को उसके कार्य की समाप्ति से पहले भंग करने की शक्ति है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो जो लोकसभा होती है उसे एक्सपायरी से पहले कौन डिसॉल्व कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और वो भी किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड करते हैं जो है प्राइम मिनिस्टर जी, उनकी एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को एक्सपायरी से पहले ही जो है भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 85 टू सब क्लॉज बी के अंडर, यूजुअली ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट ओ प्राइम मिनिस्टर। द डिसोल्यूशन इज फॉलोड बाय जनरल इलेक्शन। जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो ये आपको बताना है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है किस आर्टिकल के अंडर आती है, बस आपसे ये पूछा है, यही आपको बताना है। तो इमरजेंसीज आपने पढ़ी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट जो है इमरजेंसी जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो और आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ी होगी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो ज़रूर पढ़े होंगे ये। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया टिल नाउ, अभी तक भाई डिक्लेयर्ड नहीं करी गई है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है इंडिया में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस द सेंटर कैन कंट्रोल स्टेट फाइनेंस मैटर्स एंड रिड्यूस गवर्नमेंट ऑफिशियल सैलरी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, और जो है सेंटर के पास आ जाता है जो कुछ स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनका कंट्रोल। ठीक है भाई। बाकी 352 नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, और 356 ये है आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो भारतीय संविधान के तहत जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। कौन करता है भाई जो है चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति, तो वो करते हैं गवर्नर जी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
तो एज पर द आर्टिकल जो है 164, द गवर्नर अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज सीएम। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके उससे ही सीएम बनता है इलेक्शन के बाद, ठीक है। तो सीएम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सीएम भाई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ही होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये आपको बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो। तो ये हुआ था भाई आपका 61वां। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 61st जो अमेंडमेंट हुआ था आपका, वो उसमें जो है वोटिंग एज जो थी आप 21 से घटाकर और 18 कर दी गई थी। और ये कब हुआ था? 1989 में। इट अमेंडेड आर्टिकल 326, जो आर्टिकल 326 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अमेंड किया गया था। इट एम्पावर्ड द यूथ एंड एक्सपेंडेड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 73, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित है, ये आपको बताना है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके जो इलेक्शन है उससे कौन सा जो है आर्टिकल संबंधित है, ये आपके ऑप्शन है भाई, ट्राई करिए। तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। आर्टिकल 66 में जो है इलेक्शन दे रखे हैं वाइस प्रेसिडेंट के। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स होते हैं। और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति अधिकारी होते हैं, सभापति जी होते हैं ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, धनखड़ जी हैं अब जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई बार आप क्लास देख के भाई सीधा निकल जाते हो, फिर क्लासेज ढूंढते रहते हो, फिर आपको मिलती नहीं है। तो फिर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके लिए, ठीक है। और PYQ बेस्ड हमारी सारी क्लास रहेंगी, और पहली क्लास को ज़रूर देखें इससे पहले जो आई है, ठीक है। उसमें 1 से और 50 तक कवर करवाए हैं मैंने सारे क्वेश्चन, ज़रूर देख लेना उन्हें। उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़े फिर भी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इजी हैं, बट उसमें सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ट्राई करिए उसे। और इसमें ये अच्छे तो ये भी हैं, बट ये थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही देखिए जो एग्जामिनर होता है ना उसे बैलेंस बना के चलना है। तो वो हार्ड भी देगा एक शिफ्ट में, एक क्वेश्चन हार्ड दे देगा, 2 क्वेश्चन ईजी दे देगा, ऐसे करता है वो। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बॉडी हैज़ द पावर टू क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। तो भारतीय संविधान के तहत राज्य विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन की शक्ति किस संस्था के पास है, ये आपको बताना है। तो कौन जो है क्रिएट और अबॉलिश करता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं स्टेट में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली अलग होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होती है। तो काउंसिल जो है उन्हें कौन क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है, इसका अधिकार किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दे रखा है वो है पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, संसद जो होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 169 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो आर्टिकल याद रखना है आपको। इट मस्ट बी प्रोसीडेड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक रिजोल्यूशन पास होता है, जिसके बाद जो है पार्लियामेंट जो है क्रिएट कर सकती है और अबॉलिश कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां वर्णन है, तो ये आपको बताना है। जो एमरजेंसीज हैं, कितने प्रकार की एमरजेंसीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं, तो ये है भाई 3 प्रकार की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेशनल इमरजेंसी जो है 352 में, और जो है स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं जिसे, वो है 356 में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो है आर्टिकल 360 में। ठीक है, ये तीनों पूछ लिए हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज एसोसिएटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 17 abolishes untouchability and make its practices a punishable offense backed by protection of Civil Rights Act 1955। तो इसके जो ये आर्टिकल है इसके एवज में जो है लॉ बना था, तो ये था भाई प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। और आपका जो है 18 जो आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स से संबंधित है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बाकी 17 देख लिया, इट्स जो है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिटीजन्स के लिए, वो आर्टिकल 16 में है। और ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट पब्लिक प्लेसेस। तो इतना आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो है 15 के बारे में। ठीक है। इट प्रोहिबिट्स स्टेट्स। ठीक है भाई, तो प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, काफ़ी बार पूछे गए हैं ये आर्टिकल्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपको बताना है, ये है आपके आर्टिकल्स। तो जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो आर्टिकल 1, 2, 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट करने का जो है एम्पावर करता है। तो आर्टिकल 1, 2, 3 द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो जो है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश जिसे बोलते हैं। ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्सेज एज लॉ बट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली। जब जो है पार्लियामेंट रीअसेंबली होती है तो उसके 6 वीक में जो है इसे वैलिड करार देना होगा, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सेम फोर्स एज ए लॉ, और जैसे लॉ बनाती है पार्लियामेंट उसी तरह का इसका फोर्स होता है, उसी तरह का ये लागू होता है उसी तरीके से। बट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली, जब रीअसेंबली हो जाती है पार्लियामेंट की। ठीक है, तो उसे अप्रूव करना होगा 6 वीक में, अदरवाइज लैप्स कर जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो जो है संविधान का 42वां जो संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1976। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम जान लेते हैं, देखो ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, ये जो अमेंडमेंट हुआ था। बाकी इसमें इस जो अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करी गई थी, पार्ट 4A के अंडर है जो, और स्ट्रेंथन करते हैं DPSP एंड कर्टेल जुडिशियल रिव्यू। तो 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो डियर लर्नर्स, हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं। जितनी भी शिफ्ट में पूछे थे वो सारे क्वेश्चन, जितने भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो पॉलिटी का हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। अब हम इसके अलावा जो है पॉलिटी के जो 2023 के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, अगर आप कहेंगे तो प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, पॉलिटी की अलग और हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, और उसके अलावा जो है आपकी इकोनॉमी की अलग। तो ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है आपका हो गए हैं, पॉलिटी आज ख़त्म हो गई है, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई। अब बचा आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का जो है कल आपकी क्लास आ जाएगी, इकोनॉमी की 2 क्लास रहेंगी हर सब्जेक्ट के लिए। ज्योग्राफी की भी 2 क्लास लिए हैं, हिस्ट्री की भी 2 क्लास लिए हैं, और पॉलिटी की भी। सारे क्वेश्चन 2 ही क्लास में कवर होंगे, एक क्लास हो जाती है बहुत लंबी। ठीक है, और जो इससे पहले फर्स्ट क्लास है उसे भी ज़रूर देखें, नंबरिंग मैंने इसलिए बिल्कुल अलाइन रखी है, पहली क्लास में 50 तक, फिर सेकंड क्लास में 51 से लेकर और जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है भाई, बाकी आने वाली क्लासेस के लिए जो आएंगी अभी सब्जेक्ट वाइज PYQ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप क्लासेस से वंचित ना रह जाएं, और क्लासेस को कंप्लीट देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक वगैरह भाई, उनके लिए PYQ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आपके PDF वगैरह के लिए। और आप भाई खुश रहें, पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, जय हिंद।